अगर मुझे हर रोज 1 रुपए में कोई भी चीज खरीदने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा। मैं अपनी डिलीवरी देने जा रहा था और रेड लाइट पर खड़ा था। तभी मेरे फोन पर अचानक से एक विज्ञापन आया। आज का स्पेशल ऑफर, हर एक चीज सिर्फ 1 रुपए में। यूलान सोसाइटी के बीचों बीच एक आलीशान विला, वांडाई प्लाजा की 100% ओनरशिप, यू प्लाजा की कमर्शियल बिल्डिंग का ए ब्लॉक और पगानी हुआयरा डायनेस्ट की ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कार। मैं तो सीधा सुन पड़ गया। ये क्या मजाक है बे, 1 रुपया? क्या मेरे साथ प्रैंक हो रहा है? एक जमाने में मैं भी अमीर बाप का बेटा था, तो मुझे अच्छे से पता था कि स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही हैं ना, वो मेरे परिवार वाले अपने सबसे अच्छे टाइम पर भी नहीं खरीद सकते थे। बचपन से ही मेरे घर में बहुत पैसा था। मेरे पापा भी अपने होम टाउन में एक बड़ी हस्ती माने जाते थे। लेकिन साला किस्मत तो देखो, जिस साल मेरा कॉलेज खत्म हुआ उसी साल मेरे पापा की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। कर्ज चुकाने के लिए घर का सब कुछ नीलाम हो गया। किस्मत अच्छी थी कि बस एक पुश्तैनी मकान बच गया, वरना तो हम सच में सड़क पर आ गए होते। फिर भी हमारे सिर पर लाखों का कर्ज था, वरना मैं जो कभी पैसों में खेलता था वो आज बाहर सड़कों पर खाना क्यों डिलीवर करता। सीधा सा फंडा है भाई, पैसा कमाना है। तभी मेरे कस्टमर का मैसेज आया कि मैं उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ। मैंने देखा कि सामने ही एक छोटा सा सुपरमार्केट था। मैंने अपना फोन जेब में डाला और सड़क पार करके सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, सुपरमार्केट के बगल वाली गली से एक सफेद बीएमडब्ल्यू कार अचानक बाहर निकली। धड़ाम, एक जोरदार टक्कर लगी और मैं अपनी स्कूटी के साथ सड़क पर गिर पड़ा। मुझे जमीन पर गिरा देखकर कार चलाने वाली भी डर गई। वो तुरंत कार से बाहर निकली और मेरे पास आई। तुम ठीक तो हो? एक लंबे बालों वाली लड़की जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, उसने घबराते हुए माफी मांगी। तभी उसे एक झटका लगा। मैं अभी भी दर्द से संभल ही रहा था कि मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। मैंने सिर उठाकर देखा तो वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। क्लास मॉनिटर, वो मेरी कॉलेज की दोस्त लियू रुयान थी। हम दोनों की अच्छी मुडिन थी, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर हमारे बीच दूरियां आ गई थीं। ये तो सच में तुम ही हो? लियू रुयान ने चैन की सांस ली और मुझे सहारा देकर उठाया। अरे हाँ, तुम कैसे हो? कोई चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा और अपने हाथ पैर हिलाकर चेक किए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तभी कार के अंदर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, बेबी तुम ठीक तो हो ना? एक मोटा और रईस सा दिखने वाला आदमी पैसेंजर सीट से बाहर निकला। उसकी आवाज सुनकर लियू रुयान का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने छुपके से मेरी तरफ देखा और फिर चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। उन दोनों के बीच ये हरकतें देखकर मुझे समझ आ गया कि उनके बीच क्या चल रहा है। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? मेरी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा चौंका और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मेरा हैंडसम चेहरा देखकर एक आदमी होने के नाते वो भी अंदर ही अंदर जल भुन गया। लेकिन जब उसकी नजर मेरी डिलीवरी वाली यूनिफॉर्म पर पड़ी तो वो रिलैक्स हो गया। उसने लियू रुयान की पतली कमर पर हाथ रखा और बोला, बेबी क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, लिन फान। लियू रुयान को उस आदमी का इशारा समझ आ गया था और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया। लिन फान, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, ली कुन। ओह, तो ये तुम्हारा दोस्त है, मतलब मेरा भी दोस्त हुआ। कैसे हो भाई? ली कुन ने ये सुनकर बड़े ही नकली जोश के साथ कहा। लियू रुयान ने तुरंत बात काटी और बोली, ठीक है लिनफान, तुम्हें जाकर हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए। ली कुन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ बिल्कुल लिन भाई, तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये कहते हुए ली कुन ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाल ली। आखिर तुम मेरी रुयान के दोस्त हो, एक काम करो, तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। उसके बात करने के तरीके में एक अजीब सा घमंड था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा नवाब हो। मैंने उन पैसों को एक नजर देखा और सिर हिला दिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे अभी काम पर जाना है तो मैं चलता हूँ। लियू रुयान मुझे जाते हुए चुपचाप खड़ी देखती रही। चलो अब चलें, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुमने उससे छुपकर मिलने की कोशिश की तो मुझे दोष मत देना। लीकुन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में जो धमकी थी वो एकदम साफ थी। लियू रुयान कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, भरोसा रखो, जब से मैं तुम्हारे साथ आई हूं मैंने अपने पुराने किसी भी दोस्त से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है। और ठीक उसी वक्त मेरे फोन का वो शॉपिंग ऐप अचानक से अपने आप खुल गया। वो पुराना वाला विज्ञापन फिर से स्क्रीन पर पॉपअप हो गया। उस पर लिखे हुए शब्दों को देखकर मैंने सिर हिलाया। अगर ये सच होता तो मुझे आज इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, लेकिन फिर भी मेरी उसे क्लिक करने की हिम्मत नहीं हुई। एक पढ़ा लिखा लड़का होने के नाते मुझे इन हाईटेक स्कैम्स के बारे में अच्छे से पता था। एक ऐड पर क्लिक करो और अंदर का प्रोग्राम अपने आप तुम्हारे फोन की सारी डिटेल्स हैक कर लेगा। उसके बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट का सारा पैसा पलक झपकते ही गायब। तो मैंने सोचा कि इसे सीधा बंद कर दूं, लेकिन साला मेरा हाथ अचानक से फिसल गया और वो उंगली सीधा उस 1 रुपया फ्लैश सेल वाले बटन पर टच हो गई। तुरंत मेरे फोन की स्क्रीन जंप हुई, जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स खुला हो,
और उसके बीच में एक सोने का सिक्का गोल गोल घूमने लगा। अरे साला, मैं एकदम से डर गया और उस ऐप को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन की स्क्रीन जैसे हैंग हो गई थी। मैं कुछ भी कर रहा था, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स बाद सिक्के का घूमना बंद हो गया। स्क्रीन पर लिख कर आया, बधाई हो, यूजर ने यीयू प्लाजा की कमर्शियल बिल्डिंग का ए ब्लॉक जीत लिया है। सिस्टम का यह मैसेज देखकर मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा अपना पेमेंट ऐप खोला। अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया कटा था। तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैंने राहत की सांस ली। डिंग, ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। आज का इवेंट खत्म हो चुका है, कृपया कल दोबारा आएं। जैसे ही फोन पर ये 2 मैसेज और आए, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सच में हो रहा है? ये कोई वायरस या स्कैम नहीं है? क्या सिस्टम से कोई गलती हुई है? उस पल मेरे दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं और ठीक उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी छाती के पास जैकेट के अंदर कुछ भारीपन सा आ गया है। मैंने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो एक फाइल थी। उस प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये सच में हो गया था। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि ये सब कोई सपना नहीं, हकीकत था। मेरे फोन में कोई वायरस नहीं आया था, बल्कि मेरी शॉपिंग ऐप में कोई रहस्यमयी ताकत आ गई थी। मेरे लिए तो ये ऐसा था जैसे किसी नॉवल के मेन कैरेक्टर को कोई सुपर पावर मिल गई हो। उस स्क्रीन पर लिखे, आज की स्पेशल सेल पूरी हुई, कृपया कल आएं, शब्दों को देखकर मैंने सुकून की एक लंबी सांस ली। इसी बीच यीयू प्लाजा के मैनेजमेंट फ्लोर पर बैंग, ऑफिस का दरवाजा अचानक से झटके से खुला। बॉस माँ जोर जोर से हांफते हुए अंदर आए। मैं यहाँ सबको एक बात बताने आया हूँ। हमारे प्लाजा की सबसे प्राइम लोकेशन कमर्शियल बिल्डिंग का ए ब्लॉक ऊपर वालों ने बेच दिया है। वहां मौजूद सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी साफ छलक रही थी और वो चिल्ला उठे, क्या बॉस माँ, क्या आपको पता है कि उसे किसने खरीदा है? बॉस माँ ने सिर हिलाया और थूक गटकते हुए कहा, मुझे भी बस अभी ऊपर से नोटिस मिला है। मुझे सिर्फ एक नाम और फोन नंबर पता है। उनका नाम लिन फान है। ऊपर से साफ आदेश है कि हमें उन पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना है। इसलिए मैं भागकर तुम लोगों को बताने आया हूं, ताकि गलती से भी कोई उस आदमी को नाराज ना कर दे। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज के होश उड़ गए और डर के मारे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बॉस माँ ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक सिर उठाया, अरे हाँ, इस महीने का किराया भी तो इन्हीं कुछ दिनों में आने वाला है। तब तो वो नए बॉस पक्का यहाँ आएंगे ही। ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। बॉस माँ ने तुरंत पीछे मुड़कर आदेश दिया, एक काम करो, सेल्स डिपार्टमेंट अभी के अभी उन बॉस को मैसेज भेजे और उन्हें किराया वसूलने के लिए यहाँ बुलाए। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बोल दो कि अगले कुछ दिनों तक एकदम चौकन्ने रहें। हमें ये पक्का करना होगा कि कल के हैंडओवर में कोई गड़बड़ ना हो। अगर तुम्हें लिन फान नाम का कोई भी इंसान दिखे तो उसे पूरी इज्जत देनी है। याद रहे, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होने चाहिए। और यहाँ मैं अभी भी अपने हाथों में प्रॉपर्टी के पेपर्स पकड़े सुन खड़ा था। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने नीचे देखा तो एक मैसेज पॉपअप हुआ था, डियर मिस्टर लिन, नमस्ते, हम यीयू प्लाजा के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हैं। आपने हमारी जो कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है उसका किराया इकट्ठा करने का टाइम कल आ रहा है। कृपया एक बार यहाँ आकर हमारे साथ डिटेल्स चेक कर लें। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को घूरा। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये सच में रियल है? कल वहां जाने पर ही पता चलेगा। मैंने इतना कहा ही था कि फोन में फिर से नोटिफिकेशन की आवाज आई, आपके पास एक नई डिलीवरी का ऑर्डर है, कृपया इसे जल्दी डिलीवर करें। मैंने चुपचाप अपना डिलीवरी बैग उठाया, उसे अपनी स्कूटी पर रखा और रेस देकर वापस अपने काम पर निकल पड़ा। टाइम बीतता गया और रात हो गई। अपना आखिरी ऑर्डर पूरा करने के बाद मैंने अपने डिलीवरी सुपरवाइजर से एक दिन की छुट्टी ली और सीधा घर जाकर सो गया। अगले दिन एक बेहद ही आलीशान और महंगे अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में एक बड़े से बिस्तर पर एक लड़का और लड़की लेटे हुए थे। ये और कोई नहीं बल्कि मेरी कॉलेज की वही दोस्त लियू रुयान और उसका बॉयफ्रेंड ली कुन थे, जिन्होंने मुझे कल टक्कर मारी थी। अचानक एक तेज और चुभने वाली फोन की घंटी बजी। ली कुन ने अपना फोन उठाया और उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो झटके से बिस्तर पर उठकर बैठा और चिल्लाया, हेलो टीम लीडर लियू, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। लियू रुयान ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और कंफ्यूजन में पूछा, क्या हुआ? ली कुन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और चिल्लाकर बोला, यीयू प्लाजा की सेल्स टीम के लीडर ने मुझे अभी फोन किया था। वो कह रहा है कि कंपनी की बिल्डिंग का मालिक बदल गया है और वो नया मालिक चाहता है कि मैं जल्द से जल्द वहां से निकल जाऊं। ली कुन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उसने हुक्म देते हुए कहा, चलो उठो, जल्दी से यीयू प्लाजा चलो। आज वो मिस्ट्री वाला नया मालिक वहां अपने पेपर साइन करने आने वाला है। मुझे जाकर देखना होगा कि हम वहां अपनी लीज को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। उसी वक्त मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में था। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया, एक कैब बुक की और सीधा यीयू प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। बादलों को छूती हुई उस ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग को देखकर मेरे अंदर गजब की एक्साइटमेंट हो रही थी। लेकिन साला ये प्लाजा इतना बड़ा था कि मैं बुरी तरह रास्ता भटक गया।
मैं वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और प्यार से पूछा, हेलो भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इस प्लाजा का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस तरफ है? गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में साफ शक दिख रहा था। उसने उल्टे मुझसे ही सवाल दाग दिया, भाई तुम्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से क्या काम है? मैंने उसे सीधा सीधा सच बता दिया। बात यह है कि तुम्हारे मैनेजमेंट वालों ने ही मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही गार्ड के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने एकदम डरते हुए कंफर्म किया, क्या क्या आप लिनफान सर हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ। गार्ड के तो पसीने छूट गए। उसने तुरंत सिर झुकाकर पूरी इज्जत से कहा, लीन सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। उसने हड़बड़ाते हुए अपना वॉकी टॉकी निकाला और कांपती हुई आवाज में बोला, हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर, मैं लीन ट्वी बोल रहा हूँ। मुझे लीन सर मिल गए हैं। कुछ ही देर में सूट बूट पहने कुछ लोग मेरी तरफ भागते हुए आए। उनके आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर एक चापलूसों वाली हंसी थी। वो मेरे पास पहुंचने से पहले ही जोर से चिल्लाया, नमस्ते नमस्ते, आप ही लीन फान सर है ना? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इंतजार करवाया। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? उस आदमी ने तुरंत मेरे सामने 90 डिग्री झुककर कहा, मेरा नाम मा फेई है, मैं इस प्लाजा का जनरल मैनेजर हूँ। लीन सर आप मुझे सिर्फ छोटा माँ कहकर बुला सकते हैं। मैंने तमीज से जवाब दिया, हेलो मैनेजर माँ फेई मक्खन लगाते हुए अपने हाथ मलने लगा, क्या लीन सर अपने साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए हैं ताकि हम यहाँ आपके साथ सारी डिटेल्स मैच कर सकें? मैंने अपने डिलीवरी वाले बैग से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए, ये लो लाया हूँ, तुम खुद चेक कर लो। माँ फेई ने दोनों हाथों से पेपर्स लिए। उन्हें अच्छे से चेक करने के बाद वो बत्ती सी दिखाते हुए बोला, बिल्कुल सही, ये असली हैं। लीन सर क्या हम पहले मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चलकर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें? ठीक है, मैंने जवाब दिया। जैसे ही मैं पलटने वाला था, अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, बॉस माँ फेई ने चिढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और पीछे मुड़कर देखा। फिर उसे याद आया, अरे बॉसली, मैं उन लोगों के बीच में घिरा हुआ था, इसलिए मुझे वो आदमी ठीक से नहीं दिखा, लेकिन साला उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। माँ फेई ने एकदम रूखे मुंह से सीधे पूछा, बताइए बॉसली, क्या काम है? ली कुन बेशर्मों की तरह हंसते हुए हड़बड़ी में बोला, बॉस माँ, इस महीने का किराया देने का टाइम आ गया है ना, इसलिए मैं किराया देने आया था और सोचा कि लगे हाथ इस बिल्डिंग के नए मालिक से भी मिल लूंगा। लीकुन की बात खत्म होते ही माँ फेई और उसके सारे आदमियों की नजरें सीधा बीच में खड़े मुझ पर टिक गईं। मेरी भौहें ऊपर उठ गईं। मैंने उस आवाज वाले को पहचान लिया था। वो कोई और नहीं, साला लीकुन था। हम दोनों की नजरें मिलीं और हम पूरे कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। लीकुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बुरी तरह चौंक कर चिल्लाया, लीनफान तुम यहाँ? मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया। माँ फेई ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया। उसने लीकुन का उतरा हुआ चेहरा देखा और हैरानी से पूछा, बॉसली, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? लीकुन का चेहरा शर्म से एकदम लाल पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन बहुत देर तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके बगल में खड़ी लियू रुयान की तो सांसें ही अटक गईं। उसने कांपते हुए हाथों से मेरी तरफ उंगली उठाई और हकलाते हुए बोली, लीनफान, तुम ही यीयू प्लाजा की इस कमर्शियल बिल्डिंग के नए मालिक हो? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में बस इतना कहा, मेरे मुंह से यह सच सुनते ही लीकुन और लियू रुयान दोनों के दोनों एकदम सन्न रह गए। वहां शमशान जैसी शांति छा गई। लीकुन की तो ऐसी फटी कि उसका मन कर रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वो शर्म के मारे अपना सिर अपनी छाती में घुसाने लगा। मैंने लीकुन को एक नजर देखा और सीधा मुद्दे पर आया, तो तुम लोग यहाँ अपना रेंट एग्रीमेंट आगे बढ़ाने आए हो? जब माफेई ने देखा कि उन दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो उसने तुरंत आगे बढ़कर समझाया, जीलिन सर, ये बॉसली पहले से ही इस बिल्डिंग के किराएदारों में से एक हैं। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर लियू रुयान की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अच्छा ऐसा है क्या? चलो, क्योंकि हमारी क्लास मॉनिटर रेंट एग्रीमेंट बढ़ाना चाहती है, तो मैं मार्केट रेट से 10% कम पर दे दूंगा। माफेई साइड में चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। लीकुन ने झटके से अपना सिर उठाया और मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूरने लगा। लियू रुयान का शरीर कांप उठा। उसने अपने नीचे वाले होठ को जोर से काटा और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैंने उनकी तरफ देखना बंद किया और सीधा माफेई की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, मैनेजर माँ, क्या मैं ये सारे फालतू के काम तुम लोगों पर छोड़ सकता हूँ? माफेई एक्साइटमेंट के मारे पागल हो गया और लगातार सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इन छोटे मोटे कामों को करने में हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बहुत खुशी होगी। मैंने लियू रुयान की तरफ देखकर सिर हिलाया और आराम से बोला, ठीक है मॉनिटर, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें रेंट एग्रीमेंट आगे बढ़ाना हो तो तुम मैनेजर माँ और इनकी टीम से बात कर लेना। लीकुन ने पलक झपकते ही अपने चेहरे पर कुत्तों वाली चापलूस हंसी चिपका ली। वो मेरी तरफ झुकते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला,
बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीन सर। मैं और रुयान अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस, क्या लीन सर के पास आज रात को थोड़ा टाइम है? मैं और रुयान आपको डिनर पर ले जाना चाहते थे, आपका क्या ख्याल है? मैंने तुरंत अपना हाथ हिलाया और बिना किसी लिहाज के सीधा मुंह पर मना कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रात को मुझे काम है। मेरी बात सुनकर भी साले लीकुन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। वो बार बार झुककर मक्खन लगाते हुए हंसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर लीन सर बिजी हैं तो मैं और रुयान आपको परेशान नहीं करेंगे। बगल में खड़ी लियू रुयान ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। यूयू प्लाजा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर ऑफिस। मैंने पेन उठाया और हैंडओवर पेपर्स पर फटाफट अपना नाम साइन कर दिया। अगर मुझे हर रोज 1 रुपए में कोई भी चीज खरीदने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? माँ फेई मेरे बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर चापलूसों वाली बड़ी सी मुस्कान थी और वो जोर से बधाई देते हुए बोला, बधाई हो बॉस लीन। अब से यूयू प्लाजा की कमर्शियल बिल्डिंग का ए ब्लॉक पूरी तरह से आपका है। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, मैनेजर माँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब से उस बिल्डिंग को तुम लोग ही मैनेज करोगे। मेरा काम सिर्फ पैसे कलेक्ट करना होगा। माँ फेई ने अपनी छाती ठोकते हुए जोर से ठहाका लगाया। हाँ, कोई बात नहीं लीन सर, आप एकदम बेफिक्र रहिए। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा फोन अभी अभी लगातार वाइब्रेट कर रहा था। इस महीने का पूरा किराया न सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका था। मैं स्क्रीन पर उस 6 डिजिट के नंबर को आंखें फाड़ कर देख रहा था। मेरी सांसें एकदम तेज हो गई थीं। 5,80,000, पूरे 5,80,000। मैंने एक लंबी सांस ली, अपने अंदर की एक्साइटमेंट को जबरदस्ती दबाया और जल्दी से अपना फोन निकालकर उस जादुई शॉपिंग ऐप को खोला। वही जाना पहचाना इंटरफेस सामने आ गया, लेकिन इस बार अंदर की चीजें बदल चुकी थीं। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था, आज का स्पेशल ऑफर, हर एक चीज सिर्फ 9.9 रुपए में। टॉमसन रिवेरा का टॉप फ्लोर डुप्लेक्स लग्जरी मैंशन, 50 लाख की लिमिट वाला ग्लोबल यूनिवर्सल शॉपिंग कार्ट, हांडी माओताई शराब की एक बोतल, रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट कार। मैंने बिना एक भी सेकंड सोचे सीधा स्क्रीन वाले बटन पर अपनी उंगली मार दी। पलक झपकते ही मेरे फोन की स्क्रीन एकदम हैंग हो गई। मैंने अपनी सांसें रोक ली और बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद डिंग, फोन में एक जोरदार वाइब्रेशन हुआ। मैंने अपनी आंखें फाड़ लीं और जल्दी से क्लिक करके देखा। बधाई हो, यूजर ने टॉमसन रिवेरा का टॉप फ्लोर डुप्लेक्स लग्जरी मैंशन जीत लिया है। बधाई हो, यूजर ने 50 लाख की लिमिट वाला ग्लोबल यूनिवर्सल शॉपिंग कार्ट जीत लिया है। एक के बाद एक 2 नोटिफिकेशन की आवाजें बजीं। मैंने एकदम से एक लंबी ठंडी सांस खींची। मैं सड़क किनारे अकेला खड़ा था, अपने फोन को घूर रहा था और चाहकर भी अपनी बत्तीसी दिखाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं जोर जोर से हंसने लगा। साला ये टॉमसन रिवेरा था, हुआहाई सिटी का सबसे मशहूर और पॉश इलाका। ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी। मैंने जो जीता था वो उस बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर डुप्लेक्स था, जिसे लोग किंग ऑफ द बिल्डिंग कहते थे। मैंने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती को घूरने लगा, ये सोचकर कि अभी हवा में से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकलकर मेरे कपड़ों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन तभी मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, प्रॉपर्टी के पेपर्स और शॉपिंग कार्ड यूजर के बैकपैक में रख दिए गए हैं, कृपया चेक कर लें। रिमाइंडर, शॉपिंग कार्ड का पासवर्ड कार्ड नंबर के आखिरी 6 डिजिट हैं और ये कार्ड आज रात के बाद गायब हो जाएगा, कृपया इसे जल्दी इस्तेमाल करें। ये पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने हड़बड़ी में अपनी पीठ से अपना बैकपैक उतारा और उसकी जिप खोली। अंदर एक लाल रंग की प्रॉपर्टी की फाइल और एक शॉपिंग कार्ट चुपचाप पड़े हुए थे। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले। मालिक के नाम वाली जगह पर मेरा पूरा नाम छपा हुआ था। मेरी उंगलियां उस फाइल को सहला रही थीं और मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने शॉपिंग कार्ट को कसकर पकड़ा और फैसला कर लिया, पहले जाकर इस शॉपिंग कार्ट का सारा पैसा उड़ाता हूं। आखिर ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। मैंने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी। भैया, ग्वांगयुआन शॉपिंग सिटी ले चलो। सीट के पीछे टिककर बैठते हुए मैं सोचने लगा कि ये 50 लाख रुपए कैसे उड़ाने हैं। मेरे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट वाली स्माइल आ गई। मैं खुद से ही बुदबुदाया, एक आम आदमी के लिए एक दिन में 50 लाख उड़ाना सच में बहुत मुश्किल काम है। पर क्या मैं कोई आम आदमी हूं? मैंने अपनी खाली कलाई को छुआ। मुझे अपनी पुरानी पाटेक फिलिप घड़ी याद आ गई, जो मैं कभी पहना करता था। मेरे चेहरे पर एक उम्मीद भरी खुशी छा गई। टैक्सी वाले भैया ने मुझे शीशे से ये सब करते हुए देख लिया। वो हंसते हुए बोले, क्यों छोटे भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पर मिलने जा रहे हो क्या? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, टैक्सी वाले भैया मजे लेते हुए मेरी तारीफ करने लगे। मुझे तो यही लग रहा है, छोटे भाई
तुम तो एकदम किसी हीरो जैसे दिखते हो, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने जा रहे होगे। मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और हंसते हुए समझाया, अरे नहीं शुक्रिया भैया, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भैया ने बिल्कुल रिलैक्स होकर हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी शक्ल है, तुम्हें लड़की ना मिलने का डर ही क्या है। लेकिन वो गुआंग युआन शॉपिंग सिटी तो खरीदारी का जन्नत है भाई, वहां आम आदमी के बस का कुछ नहीं। तुम्हें ऑक्सो में देखकर ही लगता है कि तुम छोटे नवाब हो, पैसे वाले और हैंडसम दोनों। ये सुनकर मेरी शक्ल शर्म से लाल हो गई। मैंने झेंपते हुए जवाब दिया, भैया आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने अपना फोन निकाला और बिना सोचे अपनी माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होने के कुछ सेकंड बाद ही मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने तुरंत फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैं फोन ठीक से पकड़ भी पाता, उधर से मेरी माँ की घबराई हुई आवाज आई, छोटे फान, मुझे अभी अभी 5 लाख रुपए का ट्रांसफर मिला है, क्या ये तूने भेजे हैं? मैंने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ माँ, मैंने ही भेजे हैं। माँ की आवाज में एकदम से पैनिक आ गया। वो जोर से चिल्लाईं, ये सच में तूने भेजे हैं? छोटे फान, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देख, मैं तुझे पुछसा रही हूँ, ऐसा वैसा कोई भी बेवकूफी वाला काम मत कर बैठना। माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना वो रटा रटाया बहाना बिना रुके बोल दिया, माँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, वहां मुझे बहुत सी अंदर की न्यूज मिलती रहती है, तो मैं अपने खाली टाइम में उसी न्यूज का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में पैसा लगाता हूँ। वहीं से मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। और हाँ, मैंने अपनी एक कंपनी भी खोल ली है, इसलिए तुम और पापा बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ एकदम ईमानदारी का है। बहुत जल्दी हम घर का सारा कर्जा चुका देंगे। मेरी माँ को मेरी बातों पर कोई शक नहीं हुआ। उनकी आवाज में बहुत सुकून और खुशी थी। मुझे पता था मेरा बेटा सबसे बेस्ट है। ठीक है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। इस साल न्यू ईयर पर घर आ जाना। मैंने अपने अंदर एक लंबी राहत की सांस ली और हंसते हुए मान गया, हाँ माँ, इस साल न्यू ईयर पर मैं पक्का आऊंगा। फोन के उस पार से उन्होंने खुश होकर कहा, ठीक है ठीक है ठीक है। टैक्सी वाले भैया ने जब मुझे फोन रखते हुए देखा तो तुरंत अपना अंगूठा दिखाकर मेरी तारीफ करने लगे। अरे वाह, मैंने कहा था ना छोटे भाई, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे उस नालायक बेटे से बहुत अच्छे हो। वो साला पूरा दिन बस गेम खेलता रहता है। मैंने हंसकर बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, भैया हर किसी का अपना अलग टैलेंट होता है, गेम खेलना भी एक करियर बन सकता है। आजकल गेमिंग बहुत आगे बढ़ गया है, क्या पता आपका बेटा आगे चलकर एक प्रो प्लेयर बन जाए। ये सुनकर भैया ने हाँ में हाँ मिलाई और जोर से सिर हिलाया। ये भी सही है, वो भी मुझसे यही कहता है। मुझे लगा वो बस बहाने बना रहा है, लेकिन जब तुम भी यही कह रहे हो तो अब से मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं एकदम सन्न रह गया। मेरा चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया और मैंने अपना मुंह खोला। भविष्य में किसी की जिंदगी न खराब हो जाए, ये सोचकर मैंने जल्दी से बात संभालते हुए पूछा, लेकिन भैया कभी कभी बच्चों को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। वैसे आपका बेटा कितने साल का है? भैया ने एक लंबी सांस छोड़ी और गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए बोले, सच में दूसरों के बच्चों को देखो तो खून खौलता है। मेरा वो गधा कॉलेज पास कर चुका है, फिर भी पूरा दिन घर में बैठकर गेम खेलता है और कहता है कि उसे प्रो प्लेयर बनना है। मैंने तुरंत सीरियस होकर उन्हें समझाया, भैया, प्रो प्लेयर बनने के लिए एक उम्र की लिमिट होती है। जितनी कम उम्र हो उतना अच्छा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चांस उतने ही कम हो जाते हैं। भैया की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। वो गुस्से में जोर से चिल्लाए, क्या इसका मतलब उस कमीने की सही उम्र निकल चुकी है? नहीं, अगर ऐसा है तो वो अभी भी ये फालतू के सपने देख रहा है। घर जाकर मैं साले का कंप्यूटर ही उठा लूंगा। भैया का ये भयंकर गुस्सा देखकर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने चुपचाप अपने मन में उसके बेटे की शांति के लिए प्रार्थना की। आधे घंटे बाद हम गुआंग युआन शॉपिंग सिटी पहुंच गए। ये हुआहाय सिटी की सबसे टॉप लेवल शॉपिंग की जगह थी। सच में यहाँ की जमीन सोने के भाव थी। मॉल के अंदर बहुत भीड़ थी। हर जगह हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां दिख रहे थे। मैंने चारों तरफ एक नजर घुमाई और सीधा लग्जरी कपड़ों वाले सेक्शन की तरफ चल पड़ा। यहाँ कस्टमर्स की भीड़ एकदम कम थी। कुछ लग्जरी ब्रांड की सेल्स गर्ल्स दरवाजे के पास खड़ी गपशप कर रही थीं। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, लेकिन मेरे सस्ते कपड़े देखकर उनकी आंखों की चमक उसी पल गायब हो गई। उन्होंने फिर से सिर झुकाकर बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने भी मेरे पास आकर बात करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने कंधे उचकाए, अपने दोनों हाथ जेब में डाले और मजे से अकेले ही घूमने लगा। अरमानी के शोरूम के दरवाजे पर 2 जवान सेल्स गर्ल्स खड़ी थीं। उनमें से एक, जिसे सब सिस्टर ली कहते थे, वो जोर से चिल्लाई, जियाओया, कहाँ जा रही हो? जियाओया ने बाहर मेरी तरफ इशारा किया और पीछे मुड़कर बोली, सिस्टर ली, क्या वहां एक कस्टमर नहीं आया है? मैं उन्हें अटेंड करने जा रही हूँ। सिस्टर ली ने बहुत ही घमंड से अपना मुंह बनाया और बोली, जियाओया, तुम अभी नहीं आई हो,
तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। उस आदमी को देखकर ही पता चल रहा है कि उसकी औकात नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। उसने सिर से पैर तक सस्ते सड़क छाप कपड़े पहने हैं। वो साला यहाँ पक्का सिर्फ भौकाल टाइट करने आया है। तुम खुद देखो, क्या कोई और उसके पास गया? जियाओया ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। सिस्टर ली ने अपनी छाती पर हाथ बांधे और उसे ज्ञान देते हुए कहा, तो बस बात खत्म। मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। फालतू के कामों में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। जियाओया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर हमें सिखाया गया था ना कि किसी भी कस्टमर के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिस्टर ली ने हंसते हुए हाथ हिलाया। हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? अगर वो अंदर आता तो हम खुशी खुशी उसका वेलकम करते, लेकिन अभी तो वो अंदर भी नहीं आया है, तो ये भेदभाव कैसे हुआ? जियाओया ने ना में सिर हिलाया और अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगी। लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने एक भी सेल नहीं की है, इसलिए मैं चांस लेना चाहती हूँ। सिस्टर ली ने गुस्से में मुंह फेर लिया और ताना मारते हुए बोली, अरे जियाओया, ठीक है, अभी जब खाली हाथ लौटोगी ना तब तुम्हें समझ आ जाएगा। जियाओया जल्दी जल्दी चलते हुए मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसने पूछा, हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने थोड़ा हैरान होकर सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास मेन सेक्शन है? जियाओया की आंखें चमक उठी और वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, जी हाँ सर, ये हमारा अरमानी का मेन स्टोर है और ये खास तौर पर आदमियों के लिए ही है। मैंने सीधा अपना हाथ हिलाया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। जब दरवाजे पर खड़ी सिस्टर ली ने हमें अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर नकली स्माइल चिपकाई, हल्का सा झुकी और जोर से चिल्लाई, अरमानी में आपका स्वागत है। जियाओया ने एक्साइटमेंट में पीछे मुड़कर चिल्लाया, सिस्टर ली, मैं अंदर जाकर सर को अटेंड कर रही हूँ। फिर वो जल्दी से मुझे अंदर ले जाने लगी। सर प्लीज इस तरफ आइए। ठीक है। मैंने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और उस सोने से चमकते हुए शानदार स्टोर के अंदर बड़े बड़े कदम रखे। मैं मजे से दीवारों पर टंगे महंगे कपड़ों को देख रहा था। जियाओया ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा, सर आप क्या देखना पसंद करेंगे? मैंने एकदम नॉर्मल टोन में कहा, इस साल के जितने भी तुम्हारे पास नए डिजाइन आए हैं वो सब निकाल लाओ। ये सुनकर जियाओया खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से सिर हिलाते हुए बोली, जी बिल्कुल, प्लीज आप तब तक जाकर रेस्टिंग एरिया में वेट कीजिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सीधा रेस्टिंग एरिया में जाकर बैठ गया। दरवाजे पर खड़ी सिस्टर ली मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक तंज वाली हंसी थी, जैसे वो कोई तमाशा देखने का इंतजार कर रही हो। थोड़ी ही देर में जियाओया कुछ सबसे लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े लेकर मेरे पास आई। मैंने उन्हें लिया और ट्रायल रूम में जाकर एक एक करके ट्राई किया। शीशे में उनकी फिटिंग देखकर मैंने खुशी से सिर हिलाया। मैं ट्रायल रूम से बाहर निकला और हाथ से इशारा करते हुए बोला, इन सबको पैक कर दो। जियाओया का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, जी सर। इसके बाद तो मैंने पूरे स्टोर में तबाही मचा दी। जो भी कपड़ा मुझे अच्छा लपैसती, मैं सीधा उसकी तरफ उंगली दिखाता और उसे पैक करने को कह देता। जियाओया मेरे पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह डर ने ले ली। मैंने एक बेल्ट की तरफ इशारा किया और जोर से बोला, हाँ इसे भी पैक कर दो। अलग अलग तरह की बेल्ट, पर्स और लेदर के जूते, मैंने सब कुछ पैक करने का ऑर्डर दे दिया। आखिरकार जियाओया से रहा नहीं गया और वो कांपती हुई आवाज में बोली, सर। उसने बिलिंग काउंटर की तरफ देखा जहां पैकिंग बॉक्स का एक पहाड़ सा बन चुका था। ये देखकर डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दुकान के अंदर मचे इस बवाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। साइड में खड़ी सिस्टर ली की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? जियाओया ने अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था और वो हकलाते हुए बोली, आप? जियाओया की डरी हुई शक्ल देखकर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। मैंने देखा कि वहां खड़े सारे लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। मेरी हंसी छूट गई। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ टाइम पास या कोई प्रैंक करने आया हूँ? नहीं। जियाओया ने किसी डरे हुए खरगोश की तरह जोर जोर से सिर हिलाया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने अपनी हंसी रोकी और एकदम नॉर्मल आवाज में हुक्म दिया, ठीक है, जाओ जाकर बिल बनाओ। जियाओया ने एक बहुत लंबी राहत की सांस ली और जल्दी से काउंटर की तरफ भागते हुए बोली, जी सर। मैं रुका, उस पैकिंग बॉक्स के पहाड़ को एक नजर देखा और फिर बिलिंग काउंटर की तरफ चल पड़ा। वहां जियाओया बिलिंग मशीन के सामने एकदम बुत बनकर खड़ी थी। मैं सीधा उसके पास गया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ, कितना बिल बना? तभी मेरे बगल में एक बहुत ही सलीके से तैयार हुई अधेड़ उम्र की औरत जल्दी से आई और स्माइल करते हुए बोली, हेलो सर, मैं इस स्टोर की मैनेजर हूँ। क्या आपके पास हमारे स्टोर का VIP कार्ड है? मैंने सीधा सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं। मैनेजर ने जानबूझकर अफसोस जताने का नाटक करते हुए एक लंबी सांस ली। मुझे माफ कीजिए सर, तो फिर इस बार की शॉपिंग पर हम आपको कोई फ्री गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। मैंने बिना किसी परवाह के कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग होम डिलीवरी तो देते ही होगे। मैनेजर की आंखों में एक चमक आ गई और वो पहले से भी ज्यादा इज्जत देते हुए बोली, बिल्कुल सर,
मैंने अपना कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, टोटल कितना हुआ? कार्ड स्वाइप कर लो। मेरी बात खत्म होते ही जियाओया के साथ साथ स्टोर की सारी सेल्स गर्ल्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैनेजर ने अपनी भौएं सिकोड़ी और वहां सन खड़ी कैशियर पर जोर से चिल्लाई, क्या मुंह देख रही हो, जल्दी करो। कैशियर का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से सिर झुकाकर मशीन पर कुछ टाइप किया। माफ कीजिएगा सर, आपका टोटल बिल है 10,88,500 रुपए। मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने बोर होते हुए एक जम्हाई ली। कार्ड स्वाइप करो। मैनेजर ने अचानक से खुद ही फैसला लेते हुए जोर से कहा, ऊपर के पैसे हटा दो, बस 10,80,000 का बिल बनाओ, समझी? कैशियर ने दोनों हाथों से मेरा कार्ड लिया और मशीन पर तुरंत पेमेंट सक्सेसफुल लिखकर आ गया। कैशियर ने 90 डिग्री झुककर दोनों हाथों से मेरा कार्ड वापस किया। सर, आपका कार्ड। मैंने आराम से अपना कार्ड वापस लिया और एकदम कैजुअल अंदाज में बोला, शुक्रिया। इन सबको टॉमसन रिवेरा भिजवा दें। पूरे स्टोर में एक साथ लोगों के गहरी सांस खींचने की आवाज गूंज उठी। मैनेजर ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही पागलपन था। स्टोर की सारी सेल्स गर्ल्स अब मुझे लालची भेदियों की तरह घूर रही थीं और उसके तुरंत बाद उन सब ने एक साथ अपना सिर घुमाया और साइड में खड़ी जियाओया को ऐसी नजरों से घूरने लगीं जिसमें सिर्फ जलन और नफरत भरी थी। जियाओया अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। फिर उसका चेहरा शर्म और खुशी से एकदम लाल हो गया। उसने एक्साइटमेंट के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर दबा लिया। मैं अचानक रुका, पीछे मुड़ा और बोला, अरे हाँ, इन्हें 2 घंटे बाद डिलीवर करना। मैनेजर पूरी तरह से नीचे झुकी और जोर से गारंटी देते हुए बोली, जी सर, आप बेफिक्र रहिए। मैनेजर ने तुरंत स्टोर के सारे स्टाफ के साथ मेरी पीठ की तरफ 90 डिग्री झुककर जोर से चिल्लाते हुए कहा, दोबारा जरूर आइएगा सर। उनकी ये तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी और पलक झपकते ही मैं पूरे मॉल की अटेंशन का सेंटर बन गया। आसपास की दुकानों से अनगिनत सेल्स गर्ल्स ने अपना सिर बाहर निकाला। उनकी आंखों में मेरे लिए सदमा और जलन साफ दिख रही थी। मैं स्टोर से बाहर निकला और सीधे टॉप फ्लोर पर मौजूद पाटेक फिलिप के एक्सक्लूसिव शोरूम की तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। मैंने अपनी जेब में रखे उस शॉपिंग कार्ड को छुआ और मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा। ये बचे हुए लगभग 40 लाख किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने चाहिए। आखिर वो कहावत ऐसे ही थोड़ी बनी है कि गरीब लोग गाड़ियों से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियों से। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही मुझे सामने ही पाटेक फिलिप का शोरूम दिख गया। मैं सीधे अंदर चला गया। दरवाजे पर पहुंचते ही एक सेल्स गर्ल बड़ी सी स्माइल के साथ मेरा स्वागत करने आई। हेलो सर, पाटेक फिलिप में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी अभी की उस पागलों वाली शॉपिंग की थकान थोड़ी कम हो गई थी। मैंने हंसते हुए कहा, एक बार मेरी पुरानी वॉच की हिस्ट्री चेक करना। सेल्स गर्ल की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। उसने झुककर रास्ता दिखाते हुए कहा, जी सर, प्लीज इधर आइए। क्या आपने पहले कभी हमारे यहाँ से कुछ खरीदा है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। मैंने अपनी जेब में रखे उस शॉपिंग कार्ड को छुआ और मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा। ये बचे हुए लगभग 40 लाख किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने चाहिए। आखिर वो कहावत ऐसे ही थोड़ी बनी है कि गरीब लोग गाड़ियों से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियों से। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही मुझे सामने ही पाटेक फिलिप का शोरूम दिख गया। मैं सीधे अंदर चला गया। दरवाजे पर पहुंचते ही एक सेल्स गर्ल बड़ी सी स्माइल के साथ मेरा स्वागत करने आई। हेलो सर, पाटेक फिलिप में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी अभी की उस पागलों वाली शॉपिंग की थकान थोड़ी कम हो गई थी। मैंने हंसते हुए कहा, एक बार मेरी पुरानी वॉच की हिस्ट्री चेक करना। सेल्स गर्ल की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। उसने झुककर रास्ता दिखाते हुए कहा, जी सर, प्लीज इधर आइए। क्या आपने पहले कभी हमारे यहाँ से कुछ खरीदा है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई। उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा इज्जत थी। जी सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं ताकि मैं सिस्टम में चेक कर सकूं? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, लिन फैन। सेल्स गर्ल बड़ी मीठी आवाज में मुझे अंदर ले गई। जी सर, प्लीज इधर आइए। आप तब तक यहाँ घड़ियां देख सकते हैं। ठीक है। मैं अकेला ही डिस्प्ले एरिया की तरफ चला गया। वहां रखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगी घड़ियों को मैं बहुत देर तक मजे से देखता रहा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास सिर्फ 40 लाख के आसपास का ही बजट बचा है, तो मैंने सीधा अपनी नजरें 40 लाख से कम वाली घड़ियों पर लगा दी। जल्दी ही मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से एक एकदम झक्कास घड़ी दिख गई। ठीक उसी टाइम वो सेल्स गर्ल भी मेरे पास आ गई और पूरी इज्जत के साथ बोली, लिन सर, आप हमारे स्टोर के एक प्राइमरी मेंबर हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने सीधा शीशे के उस काउंटर की तरफ उंगली दिखाई। मुझे ये वाली घड़ी निकाल कर दिखाओ। सेल्स गर्ल ने तुरंत वो घड़ी निकाली। जी सर। उसने वो घड़ी मुझे दी और एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसके बारे में बताने लगी। सर, ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड सीरीज का मॉडल कैल 240 LUCLC है। इसका डायल 38 मिलीमीटर का है और मोटाई 6.81 मिलीमीटर है। इसमें 45 असली रत्न जड़े हुए हैं। मैंने उसे अपने हाथ पर पहनकर फील किया
और बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, बस ठीक है, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे पास इसका स्टॉक तो होगा ना? सेल्स गर्ल तो एकदम सुन ही रह गई। फिर वो होश में आई और खुशी के मारे कांपती हुई आवाज में बोली, जी जी सर है। मैं दूसरे काउंटर की तरफ गया और कैजुअली अंदर इशारा करते हुए बोला, अरे हाँ, वो वाली घड़ी भी मेरे लिए पैक कर दो। उस सेल्स गर्ल को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर पैसों की गड्डी दे मारी हो। वो खुशी से पागल होकर मेरी घड़ी पैक करने भाग गई। मैंने वो पहली वाली घड़ी सीधा अपनी कलाई पर पहन ली। उस महंगी मशीनरी का टच अपनी स्किन पर फील करके मुझे एकदम मजा आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, सच में यार, जितना पैसा लगाओ चीज उतनी ही गजब मिलती है। मैं सीधा बिलिंग काउंटर पर गया और वहां पहले से वेट कर रही सेल्स गर्ल को अपना वो शॉपिंग कार्ड पकड़ा दिया। मैंने एकदम नॉर्मल टोन में बस इतना कहा, स्वाइप कर लो। कैशियर ने कार्ड लिया, उसे मशीन में डाला और बड़े प्यार से बोली, लीन सर प्लीज अपना पासवर्ड डालिए। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट अपना पासवर्ड डाल दिया। बीप, मशीन से बिल की पर्ची बाहर निकल आई। मुझे अटेंड करने वाली वो सेल्स गर्ल एक्साइटमेंट के मारे एकदम टमाटर जैसी लाल हो गई थी और उसका शरीर कांप रहा था। कैशियर ने मेरा कार्ड और वो दूसरी पैक की हुई घड़ी मुझे दी। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ जलन और हैरानी दिख रही थी। लीन सर ये लीजिए। मैंने सिर हिलाते हुए वो सब ले लिया। शुक्रिया। सेल्स गर्ल ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताया, अरे हाँ सर, इसके साथ हम आपको इसी सीरीज के 2 और स्ट्रैप एकदम फ्री में दे रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, अपना सारा सामान लिया और पलट कर वहां से निकल गया। वो दोनों लड़कियां जाते हुए मुझे पीछे से घूरती रहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो धीरे से फुसफुसाईं, ये सर कितने ज्यादा हैंडसम है। और उसी टाइम ग्वांग युआन मॉल की दूसरी तरफ हुयू प्लेटफॉर्म की एक मिड लेवल लाइव स्ट्रीमर जियाओ कियाओ अपनी सेल्फी स्टिक पकड़े लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसने फेमिनिज्म का ड्रामा करके बहुत सारे फैंस जमा कर लिए थे। आज वो यहाँ अपने एक परफ्यूम के स्पॉन्सरशिप के लिए तमाशा करने आई थी। अपनी स्क्रीन पर लोगों के सपोर्ट वाले कमेंट्स देखकर जियाओ कियाओ एकदम चौड़ी हो गई और बोली, ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ के कुछ आम लोगों का इंटरव्यू दिखाऊंगी। देखते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। और ठीक उसी वक्त मैं लिफ्ट से बाहर निकला। जियाओ कियाओ की नज़र मुझ पर पड़ी और साला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे देखकर उसका दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम में जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, अब तुम्हारी ये जियाओ कियाओ तुम्हें आज के हमारे एक बहुत ही लकी कस्टमर का इंटरव्यू दिखाने जा रही है। ये कहकर वो अपना फोन उठाए हुए बहुत तेजी से मेरी तरफ भागी। जैसे ही उस स्ट्रीमर का कैमरा मेरे चेहरे पर फोकस हुआ, उसकी लाइव स्ट्रीम में बवाल मच गया। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वाओ, ये लड़का कितना हैंडसम है यार। मुझे 3 मिनट के अंदर इस लड़के की सारी डिटेल्स चाहिए। अपनी लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग इतनी तेजी से बढ़ते देखकर जियाओ कियाओ खुशी से पागल हो गई। ठीक है, आप लोग शांति रखिए, आपकी स्ट्रीमर अभी जाती है। मैं जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, वो अपनी सेल्फी स्टिक लिए सीधा मेरे मुंह के सामने आ गई। वो मेरे एकदम पास आकर रिक्वेस्ट करने लगी, हेलो हैंडसम, मैं हुयू प्लेटफॉर्म की एक स्ट्रीमर हूँ, क्या मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू ले सकती हूँ? मैंने उसे मना नहीं किया और एकदम शांत होकर अपना सिर हिला दिया, हाँ ले सकती हो। जियाओ कियाओ ने मुस्कुराते हुए अपना पहला सवाल दागा, हैंडसम, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने एकदम नॉर्मल टोन में जवाब दिया, नहीं। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और स्क्रीन की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, क्या आप सबने सुना? इस हैंडसम लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर किसी को ये पसंद आ गया है तो जल्दी से चांस मार लो। उसकी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स फिर से रॉकेट की स्पीड से उड़ने लगे। जियाओ कियाओ ने फिर से अपना वही फेमिनिज्म वाला तमाशा शुरू कर दिया। वैसे नॉर्मली अगर कोई लड़की एक महंगा बैग चाहती है तो क्या एक लड़के को उसके लिए वो खरीदना चाहिए? मैंने बिना एक सेकंड सोचे सीधा सीधा जवाब दे दिया, अगर वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और बैग का दाम इतना है जिससे वो लड़का अफोर्ड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लड़के उसे खरीदने से मना नहीं करेंगे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मेरे लिए गड्ढा खोदना शुरू किया। तो इसका मतलब आप भी इसे खरीदने के हक में हैं? मैंने बिना ज्यादा सोचे सीधा सिर हिला दिया। उसकी लाइव स्ट्रीम की लड़कियां ये सुनकर एकदम पागल हो गईं और मेरी तारीफ करने लगीं कि मैं कितना केयरिंग और सही सोच वाला इंसान हूँ। जियाओ कियाओ ने मुस्कुराते हुए अपना असली और आखिरी सवाल दागा, तो हैंडसम, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बैग खरीदने के खातिर अपनी 1 या कई महीनों की सैलरी लगाना चाहेंगे? वो मुझे एकदम घूर रही थी, बस मेरे इस जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने बिना झिझके सीधा कहा, बिल्कुल नहीं। उसने अनजाने में मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी, बहुत खूब, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत लकी। क्या? जियाओ कियाओ की आंखें फटी रह गईं। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है।
मैंने अपनी आवाज में जोर डालते हुए दोबारा कहा। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से सन्न रह गईं। उसके चेहरे पर हजारों सवाल थे। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पलक झपकते ही बदल गए और सब के सब मुझे घटिया इंसान और प्ले बॉय कहकर गालियां देने लगे। जियाओ कियाओ ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। अरे हैंडसम, अभी तो आप इसके हक में थे, अब अचानक से मना क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखें घुमाई और उससे उल्टा सवाल कर लिया। मैं कब इसके हक में था? जियाओ कियाओ की बोलती बंद हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और समझाना चालू किया। देखो, मैंने पहले कहा था कि अगर कीमत मेरी औकात के अंदर हो तब, लेकिन एक बैग के लिए अपनी एक या कई महीनों की सैलरी उड़ा देना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने एक लंबी सांस ली और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, मैंने फिर से मुंह खोला। और हाँ, इसका एक और कारण भी है। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या कारण है? मेरे चेहरे पर एक ठंडी स्माइल आ गई और मैंने एकदम नॉर्मल टोन में कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी औरत है जिसके लिए मैं करोड़ों रुपए का बैग खरीदूं। मेरे ये कहते ही जियाओ कियाओ की सांसें अटक गईं। उसकी लाइव स्ट्रीम में तो जैसे बम फट गया। स्क्रीन पर गालियों और कमेंट्स की बारिश होने लगी। अनगिनत लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सड़क छाप कपड़े और नकली घड़ी पहनकर मैं करोड़ों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जियाओ कियाओ ने किसी तरह अपने अंदर की चिढ़ को दबाया और नकली खांसी खांसते हुए कंफर्म किया, खांस खांस। तो हैंडसम, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी महीने की कमाई करोड़ों में है? उसके चेहरे पर साफ अविश्वास देखकर मैंने एकदम सीरियस होकर सिर हिलाया। हाँ, लगभग। कम से कम 1 करोड़ तो मान ही लो। उसने ताना मारते हुए पूछा, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप काम क्या करते हैं? मैंने भी पूरे सीना तान कर जवाब दिया, खाना डिलीवर करता हूँ। जियाओ कियाओ एक बार फिर स्पीचलेस हो गई। लाइव स्ट्रीम में सब लोग हंसी से लोटपोट होने लगे। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी बात काटते हुए कहा, क्या और कोई सवाल है? उसने सिर हिलाया और जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म करते हुए बोली, नहीं नहीं हैंडसम, आज का हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी, कोई बात नहीं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे अपनी जेब से बाहर निकाला। उसी वक्त मेरी जेब से 2 पर्चियां खिसक कर जमीन पर गिर गईं। मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। मैंने फोन की स्क्रीन बंद की, पीछे मुड़ा और वहां से बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चला गया। जियाओ कियाओ मुझे जाते हुए देख रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी उन पर्चियों पर पड़ी। उसकी आंखों में एक चालाकी वाली चमक आई। उसने पर्चियों को उठाया और अपनी स्क्रीन की तरफ देखकर चिल्लाई, भाइयों और बहनों, क्या आप लोगों ने देखा? ये पर्चियां शायद अभी वाले उसी हैंडसम लड़के की हैं। चलो देखते हैं इनमें क्या लिखा है। लाइव स्ट्रीम के लोग भी एकदम पागल होकर उसे उकसाने लगे। ये पक्का कोई बिल होगा, जल्दी दिखाओ, जल्दी, हम भी तो देखें कि महीने का करोड़ों कमाने वाले इस डॉन के शौक कैसे हैं। हमारी भी आंखें खुल जाएंगी। अपने फैंस को साफ दिखाने के लिए जियाओ कियाओ ने पर्चियों को खोलकर सीधा कैमरे के सामने कर दिया। जब सबने उस बिल पर लिखा अमाउंट देखा, तो जो स्क्रीन अभी तक कमेंट से भरी पड़ी थी, वो अचानक शमशान की तरह शांत हो गई। जियाओ कियाओ 1 सेकंड के लिए सुन्न हुई, फिर उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गईं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे साला। उसकी इस गाली ने जैसे किसी बटन का काम किया। पूरी स्क्रीन पर एक साथ अरे साला, बाप रे बाप के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इसी वक्त जियाओ कियाओ की लाइव स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूज आ चुके थे। भाई, इसमें कितने जीरो हैं? इसके तुरंत बाद उसने दूसरा बिल निकाला। लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से फट पड़ी। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर था। भाई, ये तो गजब की बेइज्जती हो गई। हमें लगा वो सिर्फ भौकाल टाइट कर रहा था, पर साला वो तो सच में असली बॉस है। 30 लाख से भी ज्यादा। इस भाई ने आखिर खरीदा क्या है? क्या तुमने ऊपर लिखा नाम नहीं पढ़ा? पाटेक फिलिप। उस भाई ने जो घड़ी पहन रखी थी वो पाटेक फिलिप ही थी। मैंने अभी कैलकुलेट किया है, दोनों बिल मिलाकर 50 लाख से भी ज्यादा के हैं। इसका मतलब उस भाई ने आज एक दिन में ही 50 लाख रुपए उड़ा दिए। कमेंट्स का माहौल पलक झपकते ही बदल गया। जियाओ कियाओ का मुंह बुरी तरह फड़कने लगा और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने अभी अभी मेरे हाथ की वो घड़ी देखी थी, पर उसे लगा था कि वो कोई सस्ती सी फर्स्ट कॉपी घड़ी होगी। उसे महसूस हुआ कि उसने एक करोड़पति खानदान की बहू बनने का बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन रोने से भी ज्यादा बुरा हो गया था। लाइव स्ट्रीम के लोग उसका जमकर मजाक उड़ाने लगे। हा हा हा, स्ट्रीमर की शक्ल तो देखो, पछतावे के मारे इसकी तो जान ही निकल रही है। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रीम की लड़कियां तो पूरी तरह पागल हो गई थीं। मैं अभी अभी इस मॉल से निकली थी, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। मुझे उस हैंडसम लड़के को ढूंढना है। जियाओ कियाओ ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और दांत पीसते हुए चिल्लाई, क्या कर रही हो तुम सब? अगर कोई उस पर लाइन मारेगा भी तो वो मैं होंगी। तुम जैसी चुड़ैलों का नंबर कहां से आ गया? उसने तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम बंद की और अपनी हाई हील्स में खट खट करती हुई पागलों की तरह उस तरफ भागी जिस तरफ मैं गया था। और यहां मैं इस बात से एकदम अनजान था कि मेरे कारण वहां कितना बड़ा बवाल मच चुका है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अरे, मेरे बिल कहाँ गए? कहीं गिर गए क्या? मैंने बिना किसी परवाह के अपना सिर हिलाया। छोड़ो यार,
वैसे भी वो इतने जरूरी नहीं थे। शॉपिंग कार्ट में भी अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। मैंने सीधा वहां से निकलने का फैसला किया। मैं अभी जाकर एक टैक्सी में बैठा ही था कि जियाओ कियाओ हाँफते हुए बाहर भाग कर आई। लेकिन वो एक कदम लेट हो चुकी थी। वो बस बेबसी से मुझे एक सस्ती सी टैक्सी में बैठकर वहां से जाते हुए घूरती रह गई। मैं अपने कलीग्स के साथ शेयर किए हुए उस छोटे से किराए के कमरे में वापस पहुंचा। उस तंग कमरे को देखकर मैंने एक लंबी सांस ली। अब जब मेरे पास टॉमसन रिवेरा में खुद का घर है, तो अब डिलीवरी बॉय की ये जिंदगी खत्म करने का टाइम आ गया है। मैंने अपना फोन निकाला और डिलीवरी मैनेजर को कॉल लगाया। हेलो, मैनेजर झांग, मैं बोल रहा हूँ, लिनफान। अरे तुम हो? मैंने सुना तुमने आज छुट्टी ली है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर बोला, मैनेजर झांग, मैं आज रिजाइन करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। फोन के उस पार पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर मैनेजर झांग जोर से हंसे। लगता है तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। मैं पहले से जानता था कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन मंजूर कर लिया है, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले हम सब एक बार मिलेंगे। तुम्हारी फेयरवेल पार्टी हो जाए, कैसा रहेगा? मेरी आंखें भर आईं। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल, लेकिन इस बार की पार्टी मेरी तरफ से होगी। फोन रखने के बाद मैंने अपने काम वाले ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया, भाइयों, आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को उसी पुरानी जगह पर मिलते हैं। ग्रुप में तो जैसे भूचाल आ गया। सारे भाई तुरंत मुझे मैसेज करके पूछने लगे, क्या हुआ भाई, कोई बड़ी मुसीबत आ गई है क्या? मैंने स्क्रीन को देखकर हंसते हुए टाइप किया, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे बाप की लॉटरी लग गई है और मैं अपने बेटों को कभी नहीं भूलने वाला। ग्रुप में तुरंत गालियों की बाढ़ आ गई। हर कोई मुझे साला और कमीना बोल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सब उनका प्यार था। वो सब मेरे जाने से उदास थे। मैंने अपना सूटकेस उठाया, बिल्डिंग से बाहर निकला और हाथ देकर एक टैक्सी रोक ली। भैया, बिंजियांग रोड टॉमसन रिवेरा ले चलो। टैक्सी वाला भैया लगभग 30 साल का एक जवान लड़का था जो बहुत ज्यादा बातूनी था। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हंसकर पूछा, क्या बात है भाई, इतने सारे बैग, क्या रूम बदल रहे हो? मैंने सिर हिलाया, हाँ। उसने शीशे से मुझे देखा और मजे लेते हुए बोला, ये मत कहना कि तुम टॉमसन रिवेरा में शिफ्ट हो रहे हो। मैं सीट पर पीछे टिका हुआ था। मैंने एकदम शांत चेहरे से कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। वो भैया एक पल के लिए चौंका और फिर जोर जोर से हंसने लगा। भाई, तुम्हारा ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने बेवजह बहस न करने का सोचकर अपना सिर हिला दिया और चुपचाप बैठ गया। रेड लाइट पर वेट करते टाइम उस टैक्सी वाले की नजर अचानक मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी और उसकी आंखें एकदम से चमक उठीं। वो एक्साइटमेंट से उछल पड़ा, अरे भाई, तुम्हें भी घड़ियों का शौक है क्या? तुम्हारी ये घड़ी दिखने में तो बहुत गजब लग रही है। वैसे ये कितने की है? मैं भी अपने लिए ऐसी ही एक लूंगा। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और एकदम नॉर्मल टोन में बोला, कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, बस 20 लाख के आसपास की है। कार के अंदर का माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। टैक्सी वाले भैया ने मुझे कई बार घूर कर देखा, फिर धीरे से बोले, भाई, ये तुमने सही बात नहीं की। मैंने लाखों की बहुत सी घड़ियां देखी हैं, पर तुम्हारी वाली मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मेरा उसे कुछ भी समझाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस मत लो, ये बस एक फर्स्ट कॉपी है। ये सुनते ही उस टैक्सी वाले के चेहरे पर वापस से वो गजब की हंसी आ गई। उसने पूरे घमंड के साथ जोर से चिल्लाकर कहा, मैं भी कहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, मैं कोई डींगे नहीं हाँक रहा, पर दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिसे मैं ना पहचान सकूं। मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। मैंने ऐसे ही मजे लेने के लिए पूछ लिया, अरे वाह भैया, आप इतने एक्सपर्ट हो? टैक्सी वाले भैया का चेहरा घमंड और प्राउड से भर गया। वो जोर जोर से फेंकने लगे, अरे बिल्कुल, सच बताऊं भाई, मुझे अपनी जिंदगी में बस 3 ही चीजों का शौक है, लड़कियां, घड़ियां और महंगी गाड़ियां। तुम मुझे बस एक टैक्सी ड्राइवर मत समझना। मैं घड़ियों के बारे में बहुत नॉलेज रखता हूं। एक ही नजर में बता सकता हूं कि कौन सी घड़ी असली है और कौन सी नकली, एकदम चुटकियों में। मुझे समझ आ गया था कि ये बंदा नंबर 1 का फेंकू है। मैंने अपनी हंसी को जोर से दबाया और अपनी कलाई उसकी तरफ कर दी। तो फिर भैया, क्या आप मेरी इस घड़ी को देखकर बता सकते हैं? ये मुझे मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की थी। मुझे घड़ियों के बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस ब्रांड की कॉपी है। टैक्सी वाले ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी भौहें ऊपर की और एकदम सीरियस होने का नाटक करते हुए बोला, तो ये बात है, ये एक नकली सीगल है। बिल्कुल, जो भी घड़ियों के बारे में जानता है उसे इसके बारे में पता होता है। इसकी सस्ती कॉपी 1-2 हजार में आ जाती है और महंगी वाली कुछ दसियों हजार तक जाती है। मैंने पूरी एक्टिंग करते हुए इज्जत से कहा, ओह, तो ये सीगल है, तभी मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। भैया, आपके पास सच में बहुत नॉलेज है, मैं तो आपका फैन हो गया। टैक्सी वाले ने अपना हाथ हिलाया और बड़े बाप की तरह ज्ञान देने लगा, अरे ठीक है ठीक है, तुम्हें बस इन चीजों के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक स्ट्रीमर के बारे में बताता हूँ, वो घड़ियों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देता है। तुम्हारी घड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही है, तो ये पक्का एक हाई क्वालिटी कॉपी है।
इसका प्राइस लगभग 500-600 के आसपास होगा। हाँ, बस इतना ही होगा। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सिर हिलाया। टैक्सी वाले भैया का ईगो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो एकदम हवा में उड़ते हुए अपना बायां हाथ बाहर निकाला और अपनी कलाई की घड़ी दिखाते हुए जोर से भौकाल मारा। आओ भाई, आज बहुत दिनों बाद कोई घड़ियों का शौकीन मिला है। मेरी वाली देखो, लॉन्जेंस कैसी लगी, है ना एकदम झक्कास।